हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप ऑन। आजकल हम लोग मेडिवल इंडिया कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत हम कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत में उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री और कल्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। आपके कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट मैंने पढ़े, उसमें एक स्टूडेंट की ये कहना है कि ये यूपी पीएससी के लिए ज़्यादा है। तो बेसिकली जो मैंने हिस्ट्री पॉलिटी आपको कवर कराया है ये बेसिक है। कोई भी एग्ज़ाम आप दें वहाँ पर इतना तो कम से कम जानना ही चाहिए। इससे कम भी पढ़ाया जाए तो फिर हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, इससे कम नहीं पढ़ाया जा सकता। तो डिफरेंट एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए जो बेसिक कवरेज है वो की गई है इसमें, ठीक है। तो सल्तनत हमने कवर कर लिया है और आगे चलते हैं मुग़ल एम्पायर। तो फ्रॉम 1526 to 1707 मुग़ल एम्पायर, एज आई हैड टोल्ड यू, Ibrahim Lodi was the last Delhi Sultan, and when he was ruling in India, then Babur already had come to Afghanistan, Kabul. बाबर अफ़गानिस्तान में आ चुका है और इससे पहले वो फ़रगना नाम की, सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान में फ़रगना नाम की एक प्रिंसिपैलिटी में हुआ करता है बाबर। वहाँ से वो हारा है तो उसने शेल्टर लिया है काबुल में, और काबुल से ही वांटेड टू कम टू इंडिया। तो वो काफ़ी पहले आ चुका है। इधर इब्राहिम लोदी के हालात ख़राब थे ही, और मैंने आपको बताया कि इब्राहिम लोदी का जो गवर्नर था दौलत खां लोदी पंजाब का, उसने अपना एक एमिसरी भेजा है बाबर की कोर्ट में, और वो चाहता है कि बाबर शुड कम एंड डिफीट इब्राहिम लोदी। तो बाबर तो उस ताक में था ही। देन बाबर केम टू इंडिया and defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. तो बाबर had come to India, and when he came to India he could capture दिल्ली and आगरा and अफ़गानिस्तान, काबुल उसके पास है। इतने हिस्से पे बाबर रूल करना शुरू कर देगा। लेकिन भारत में आने के बाद भी बाबर के सामने चैलेंज हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि राजपूत हुआ करते हैं अजमेर वगैरह में होते हैं, और दूसरे हैं अफ़गान्स जिनको बाबर ने डिस्प्लेस किया था। तो पहला चैलेंज बाबर फेस करता है इन द फॉर्म ऑफ राजपूत्स। और राजपूताना में जो सबसे इम्पॉर्टेंट किंग हैं वो हैं राणा संग्राम सिंह, पॉपुलरली कॉल्ड राणा सांगा। पॉपुलरली बोला जाता है राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा। सो बाबर fought a battle with him near आगरा called Battle of खनवा, जिसमें राणा सांगा ऑफ मेवाड़ and Babur fought this battle. Rana Sanga of Mewar and Babur fought this battle. In this battle राणा सांगा was defeated. राणा सांगा की डिफीट हुई है इस बैटल में, एंड बाबर कुड विन दिस पर्टिकुलर बैटल। सो बाबर कुड डिफीट राणा सांगा। राणा सांगा हारे हैं, वो बैटल रिन्यू करना चाहते थे लेकिन बताया गया उनके लोगों ने उनको पॉइजन कर दिया है। दिस वे दे कुड कंट्रोल द मोस्ट पावरफुल इंडियंस एट दैट टाइम इन नॉर्थ इंडिया, राजपूत। राणा सांगा को हरा देता है बाबर। बाबर अफ़गानों को ही डिस्प्लेस करता है जब वो सेंट्रल एशिया से आया था। अफ़गान बिहार और ईस्टर्न यूपी की तरफ रूल करते आ रहे हैं। अफ़गानों को एक चैलेंज के तौर पे बाबर का मकसद ही ये था अफ़गानों को भारत से निकालना है। लोदी भी अफ़गान हुआ करते थे, और उस समय ईस्टर्न इंडिया में अफ़गान अभी भी हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया तो उसने ले ही लिया है, इसलिए वो घाघरा नदी के पास एक बैटल लड़ेगा बाबर अगेंस्ट अफ़गान्स। अफ़गानों में कोई प्रोमिनेंट लीडर नहीं है, बट मुग़लों की तो अफ़गानों से लड़ाई प्री इंडिया के डेज से ही चल रही है, मतलब भारत में आने से पहले ही है। यही दो उसको फॉर्मिडेबल एनिमीज़ लगे हैं अभी, अफ़गान और राजपूत। राणा सांगा को तो हरा ही देगा, अफ़गानों को भी हरा देता है बाबर। घाघरा नदी के पास होता है बैटल ऑफ घाघरा। इस तरीके से बाबर अफ़गानों को हरा देगा, लेकिन अफ़गानों का दमन नहीं कर पाया है। बाबर हैड टू कम टू आगरा। वहाँ पर 1530 में उसकी डेथ
हो जाती है। दिस वे कुछ 4 साल तक बाबर रूल करेगा। बाबर ने लिखी है अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबरी इन तुर्की। ये आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम में आ चुकी है। मेरे जितने क्वेश्चंस का सिलेक्शन है वो आपके जो एग्ज़ाम्स वगैरह हुए हैं आज तक उनके हिसाब से है, उसी के हिसाब से पॉइंट्स बने हैं। तो ये हो सकता है कि यूपी पीएससी एई में ना आए, हो सकता है एक आध पॉइंट आ भी जाए। तो ये बेसिक्स है, इतने तो जानने चाहिए। तो तुजुके बाबरी उसने तुर्की में लिखी है, उसकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका ट्रांसलेशन into Persian was done by अब्दुल रहीम खाने खाना, जिनको हम रहीम के नाम से जानते हैं, जिन्होंने दोहे लिखे हैं, कृष्ण भक्ति के दोहे। अकबर के समय हुए एक अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ने आगे चल के इस तुर्की किताब का पर्शियन में ट्रांसलेशन किया है, उसे कहते हैं बाबरनामा। तो दिस इज़ बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, बाद में उसे बाबरनामा में ट्रांसलेशन हो जाता है। बाबर डाइड फॉलोड बाय बहुत सारे चेंजेस भी भारत में आए हैं। बाग बगीचों का चलन शुरू हुआ है, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी वो भारत में इंट्रोड्यूस कर देगा। तोपों का इस्तेमाल बैटल्स में बड़े स्तर पे होने लगेगा, गन पाउडर का इस्तेमाल बड़े स्तर पे होने लगेगा। तो बाबर ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। बाबर की डेथ होने के बाद अगला मुग़ल एम्परर है हुमायूं। नेक्स्ट मुग़ल एम्परर इज़ हुमायूं। हुमायूं ने 2 फेजेस में रूल किया है, 1530 to 40, और फिर एक लगभग साल भर रूल करता है, बीच में भारत से बाहर रहता है। हुमायूं भी अफ़गानों की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, जो हारे तो थे लेकिन ख़त्म नहीं होते हैं क्योंकि बाबर की डेथ हो जाती है। हुमायूं अटैक्ड अफ़गान्स और चौसा नदी के पास होती है बैटल ऑफ चौसा। हुमायूं भी अफ़गान प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। अफ़गानों से मुग़लों की लड़ाई काफ़ी पुरानी है, अफ़गान चैलेंज है उनके लिए। 1539 में हुमायूं ने लड़ी है अफ़गानों के ख़िलाफ़ बैटल ऑफ चौसा, और इस समय अफ़गानों का लीडर है शेर शाह। By then, Sher Shah had become a very powerful leader of Afghans in Bihar, and Humayun wanted to get rid of Afghans. So Humayun attacked Sher Shah और होती है Battle of Chausa. Sher Shah was more capable militarily. Humayun could not match his capability. Obviously, Sher Shah had defeated Humayun. Humayun had to run away from the battlefield to save his life. बताया गया है कि वो नदी में कूद गया है अपनी जान बचाने के लिए। तो हुमायूं somehow had to go back. हुमायूं अगेन अटैक कर देता है शेर शाह पर और होती है बैटल ऑफ कन्नौज। हुमायूं एंड शेर शाह के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी देखेंगे लास्ट में। इस बार फिर हुमायूं ने अटैक किया है शेर शाह पे। शेर शाह मुग़लों से बैटल नहीं करना चाहता है। वो हुमायूं से कहता है आप पश्चिमी एरिया में रूल करते रहिए, बट बिहार और ईस्टर्न इंडिया में आई वुड रूल। बट हुमायूं बीइंग अ मुग़ल एम्परर वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम। इट वाज हुमायूं हु अटैक्ड हिम। फाइनली हुमायूं अगेन शेर शाह डिफीटेड हुमायूं, एंड दिस टाइम नॉट ओनली ही डिफीटेड हिम, उसने हराया तो है ही हुमायूं को, बट ऐसा हराया है कि हुमायूं को भारत छोड़कर
जाना पड़ेगा। अब शेर शाह ने वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट भी जीत लिया है। इसलिए 1540 से 1555 तक मुग़लों के रूल के बीच में चलेगी एक अफ़गान एम्पायर, कहलाती है सूर एम्पायर। तो 1540 से 55 तक शेर शाह सूरी और शेर शाह सूर एम्पायर चलेगी। हुमायूं इज़ नोन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज। हुमायूं हैड टू लीव इंडिया, उसको ओबियसली डिफीट हुआ है, ही हैज़ टू रन अवे फ्रॉम इंडिया। इंडिया में उसे नहीं शेल्टर मिल पाता है। फाइनली हुमायूं गॉट शेल्टर इन ईरान। हुमायूं गॉट शेल्टर इन ईरान। अब वो आने वाले लंबे समय तक ईरान में रहेगा हुमायूं। इधर एक सूर एम्पायर सक्सेसफुली चल रही है। शेर शाह रूल करेगा 5 साल 1545 तक, उसके बाद उसके सक्सेसर्स आएंगे। लेकिन 54 के आसपास अफ़गान मतलब सूर डायनेस्टी भी डाउन जाने लगेगी। ऐसे में हुमायूं केम बैक। जब उसे लगता है हालात अब फेवरेबल हैं तो हुमायूं वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर पाएगा। ही कुडंट कंप्लीट 1 ईयर, और 1556 में उसकी डेथ हो जाती है। शेर शाह हुमायूं आ तो जाएगा, लेकिन उसकी डेथ हो जाएगी। और जब डेथ हो जाएगी हुमायूं की दिल्ली में 1556 में, हुमायूं डाइड while he was climbing down from a building located in पुराना किला। अब ये पूछ लिया जाता है, दिल्ली का पुराना किला शेर शाह ने पहले बनवा ही दिया था, उसी में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है शेर मंडल। शेर मंडल वॉज यूज्ड बाई हुमायूं फॉर हिज रीडिंग पर्पजेज, मतलब उसे शेर मंडल लाइब्रेरी NCERT में बोल दिया गया। तो हुमायूं वॉज fond of reading, so when he was coming down stairs from the Sher Mandal library located in Purana Kila in Delhi, his feet got slipped and he came down। उस लड़खड़ाता हुआ वो गिरता है, हुमायूं की डेथ हो जाती है। कुछ एग्ज़ाम्स में, बेसिक एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं विच मुगल एम्परर डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम ए बिल्डिंग, तो ऑब्वियसली योर आंसर इज़ दिस वन। एक मुगल एम्परर की बड़ी ऑर्डिनरी डेथ हो गई, ही फेल फ्रॉम ए बिल्डिंग। 1556 में पुराना किला की शेर मंडल लाइब्रेरी से वो सीढ़ियों से गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। दिल्ली में उसकी डेथ हो गई है। जब हुमायूं आया है ईरान से, वहाँ उसे शेल्टर मिलता है, तो अपने साथ वो लाया था बैरम खान को। बैरम खान ईरान से लाया था, उसका हुमायूं का वज़ीर है, प्राइम मिनिस्टर है बैरम खान। तो जब हुमायूं की डेथ होती है तो बैरम खान और हुमायूं का सन अकबर, दे हैड बीन फाइटिंग अ बैटल इन कलानौर, पंजाब में कलानौर नाम की जगह पर, मतलब दिल्ली से फार अवे थे। दे वर फाइटिंग ए बैटल इन कलानौर इन पंजाब एंड हुमायूं डाइड इन दिल्ली। दिल्ली में कोई नहीं था ऐसे में। ऐसी स्थिति में दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बाई हेमचंद्र। दिल्ली को कैप्चर कर लेता है हेमचंद्र, पॉपुलरली नोन एज हेमू।
इससे पहले कि खबर भेजी गई है कि बैरम खां शुड कम बैक विद अकबर एज हुमायूं हैज़ डाइड, दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बाई हेमू। और जब अकबर बीइंग अ माइनर, जब बैरम खां लौटता है तो दिल्ली कंट्रोल में आ चुका था हेमचंद्र या हेमू की। इसलिए ए मुगल एम्परर हैड टू फाइट अ बैटल टू रिकवर हिज एम्पायर, दैट वाज अकबर। सो अकबर और हेमू के बीच की बैटल कहलाती है क्योंकि अकबर को ही कलानौर के मैदान में मुग़ल एम्परर घोषित कर दिया गया था, इसलिए बैटल तो अकबर के ही नाम पर है, इवन दो फॉट बाई बैरम खान। तो दिस वे अकबर और हेमू के बीच की बैटल कहलाती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। हेमू वॉज defeated in the battle, or when he was, it is said that he fell down, जब वो दिखता है कि उसको वो घायल हो गया है, गिर गया है, तो उसकी आर्मी पैनिकी में started running helter skelter। ऐसे में ही बैरम खां controlled, or you can say took hold of Hemu, and after the battle Hemu was killed by बैरम खां। This way they could win this battle of Panipat, and after winning this battle of Panipat only अकबर कुड स्टार्ट हिज रूल। अदरवाइज़ अकबर को प्रोक्लेम तो कर दिया गया है एम्परर, लेकिन अकबर की दिल्ली जो है वो हेमू के पास आ गई थी। हेमचंद्र वॉज सैनिक कमांडर ऑफ ए किंग ऑफ बिहार। सूर डायनेस्टी का एक बाद का राजा है आदिल शाह सूर, उसका सैनिक कमांडर है हेमचंद्र। और जब लेकिन वो इधर खुद ही दिल्ली का राजा बन जाता है और हेमू विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली से लेकर वो हरियाणा के कुछ क्षेत्र में रूल भी करता है। तो हेमचंद्र हैड डाइड एंड दिस वे दे कुड विन दिस सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। फिर अकबर का रूल एक्चुअली शुरू हो जाता है। अकबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुगल एम्परर, यू कैन से, नोन मोर फॉर वेरियस रिफॉर्म्स वगैरह के लिए अकबर जाना जाता है। अकबर ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। He had done certain reforms। एक तो अकबर ने एबॉलिश किया है पिलग्रिमेज टैक्स। तीर्थ यात्रा कर कभी लगाया गया था, जब हिंदू अपनी होली प्लेसेस पे जाते हैं तो उनको तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता है, उसके एबॉलिश कर देता है। जजिया भी एबॉलिश कर देता है। अकबर एबॉलिश्ड जजिया। Emperor, you should not abolish jizya. It is a big source of revenue for us. Even if it is big source of revenue, I will not charge जजिया। उसके मौलवी राज़ी नहीं हैं जजिया को हटाने के लिए, फिर भी अकबर फॉरगो करने को तैयार है रेवेन्यू। अकबर जजिया को एबॉलिश कर देता है। अकबर एस्टेब्लिश्ड इबादत खाना इन फतेहपुर सीकरी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना शुरू किया है, जहाँ पर वो और धर्मों के लोगों के साथ रिलीजियस डिस्कशन करता है। कौन सा मुग़ल एम्परर है जो और धर्मों के बारे में जानना चाहता था? तो इट वाज अकबर। वो और धर्मों के लोगों को बुलाकर उनसे जो वो वार्तालाप करता है वीकली बेसिस पर, उसको कहते थे इबादत खाना। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, आगरा में नहीं, फतेहपुर सीकरी में शुरू किया था
एक सिलसिला कॉल्ड इबादत खाना, जिसमें वो और धर्मों के लोगों को बुलाता है, जैन हो चाहे क्रिश्चियंस हो या हिंदू हो या शिया हो या सुन्नी हो, सबके मौलवियों से, पंडितों से, क्रिश्चियन पादरियों से वो बात करता है, उनके धर्म के बारे में जानने की कोशिश करता है। ए मुगल एम्परर हु डेलिबरेटली वेंट फॉर इंक्वायरी इनटू अदर रिलीजन्स वाज अकबर। उसने सभी धर्मों को जाना है और कंक्लूड किया है कि सच्चाई सिर्फ इस्लाम का ही स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, सभी धर्म एक सा बताते हैं। ऐसा उसको बताया गया था, उसके टीचर ने बताया था कि इस सच्चाई इज़ द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इस्लाम। आई कंक्लूड नो, इट इज़ ऑल द रिलीजन्स आर बेस्ड ऑन ट्रुथ, इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इस्लाम। तो अकबर ने शुरू किया था इबादत खाना इन फतेहपुर सीकरी। धार्मिक वार्तालाप के लिए शुरू कर देता है वो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना। अकबर स्टार्टेड दीन इलाही डिवाइन मोनोथीज्म, हैव फेथ इन वन गॉड। एक ईश्वरवाद का सिद्धांत उसका कहलाता था तौहीद इलाही और दीन इलाही, पॉपुलरली कॉल्ड दीन इलाही। तो उसने शुरू किया है दीन इलाही, एक गॉड में विश्वास होना चाहिए। ये अकबर का अपना थॉट था, तो उसने शुरू किया था दीन इलाही। अकबर पुट अ बैन ऑन सती, उसने सती पे भी एक तरीके का बैन लगाया है। ही पुट अ बैन ऑन सती, अकबर हैड पुट अ बैन ऑन सती, उसने सती पर बैन लगाया है। अकबर बीइंग एन इलिटरेट, उसे फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली है। कुरान शरीफ उसको याद तो है, धार्मिक शिक्षा तो मिली है, लेकिन वो जानता है कि धार्मिक शिक्षा शिक्षा का एक पहलू है, वो कंप्लीट एजुकेशन नहीं है। इसलिए अकबर वॉज इन फेवर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो उसने एजुकेशन के लिए काम किया है और बाकायदा बहुत सारे और सब्जेक्ट्स को स्कूल लेवल पर या शिक्षा के तौर पे पढ़ाने के लिए उसने उसको सिस्टम बना दिया है। ऐसे में ही एक किताब का फारसी अनुवाद भी कराता है, लीलावती। काफ़ी पहले किताब लिखी गई थी, काफ़ी पहले गणित की किताब लिखी गई है, लीलावती ऑन अलजेब्रा। अलजेब्रा पे किताब लिखी गई है लीलावती, भाई भास्कर टू। उस किताब का वो फारसी अनुवाद करवाएगा ताकि वो शिक्षा में काम आ सके। लीलावती वॉज अर्लियर रिटन बाई भास्कराचार्य द्वितीय। अलजबरा बीजगणित पे किताब है, अकबर उसका फारसी अनुवाद करवाएगा ताकि वो एजुकेशन में काम आ सके। अकबर बीइंग अ यू कैन से इलिटरेट पर्सन, तो शिक्षा का महत्व जानता है। अकबर ने सती को भी बैन किया है, सोशल रिफॉर्म्स भी किए हैं, पिलग्रिमेज टैक्स हटाया है, शिक्षा पे भी काम करता है, डिवाइन मोनोथीज्म पे भी काम करता है, और अकबर ने बहुत सारे दूसरे रिफॉर्म्स भी किए हैं। उधर अकबर
Akbar captured Gondwana kingdom. His army fought रानी दुर्गावती. उसने गोंडवाना किंगडम पर अटैक करवाया है और अकबर की सेना से लड़ाई हुई है रानी दुर्गावती. गढ़ और कटंगा के दो किले होते थे, इसे कहते हैं बैटल ऑफ गढ़ एंड कटंगा. दुर्गावती फॉट अगेंस्ट मुगल आर्मी. दे लॉस्ट द बैटल. दिस बैटल इज कॉल्ड बैटल ऑफ गढ़ कटंगा. गढ़ कटंगा का युद्ध कहलाता है. वो उसने कैप्चर कर लिया है. अकबर ऑल्सो कुड कैप्चर चित्तौड़. चित्तौड़ कैप्चर हो जाएगा राणा उदय सिंह से. आगे चल के चित्तौड़ उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप हैं. अकबर सभी राजपूतों को सबॉर्डिनेशन में ले चुका है, आइदर बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस और बाय सब्जुगेशन. अकबर वांटेड राणा प्रताप टू आल्सो टू कम अंडर द सबॉर्डिनेशन ऑफ मुगल्स. अकबर यही चाहता है. तो वो कहता है यू कैन हैव योर चित्तौड़ बैक प्रोवाइडेड यू हैव टू एक्सेप्ट लॉर्डशिप ऑफ मुगल्स. पर महाराणा प्रताप of Chittor from the family of Rana Sanga was not ready and he fought a very famous battle of हल्दी घाटी. उदयपुर के पास होती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में बैटल होती है. तो आपसे ये पूछ लेंगे कि हु लेड मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी. तो राजा मानसिंह ऑफ आमेर. आमेर के राजा मानसिंह, आमेर और अम्बेर नौ जयपुर. आमेर के राजा मानसिंह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदू नोबल इन द टाइम ऑफ अकबर. मुगल आर्मी वॉज लेड बाय राजा मानसिंह अगेंस्ट द किंग ऑफ मेवाड़ Rana Pratap was defeated in the battle and they could have complete control over. चित्तौड़ तो उनके पास था ही, पर राणा प्रताप was defeated. राणा प्रताप को डिफीट कर दिया जाता है. राणा प्रताप continued his fight against Mughals but he could never become part of Mughal system. और आगे चल के 1595-97 के आसपास उनकी डेथ हो जाती है. राणा प्रताप died but he never became part of Mughal system. हल्दी घाटी नियर उदयपुर 1576 डेट. अकबर ने अहमदनगर भी कैप्चर किया है. बताया था आपको कि बहमनी किंगडम से टूटकर 5 किंगडम बने थे. 3 बड़े थे, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा. तो अकबर ने कुछ हिस्सा अहमदनगर का कैप्चर किया है, नॉट द होल ऑफ अहमदनगर. और यहाँ पर मुग़ल आर्मी से लड़ी थी चांद बीबी. सो द 2 वीमेन हु फॉट अगेंस्ट मुग़ल आर्मी वर दुर्गावती ऑफ Garhkatanga, this Gondwana, and Chand Bibi in Ahmednagar. She fought against Mughal army. Again they lost. So these 2 women were there in the time of Akbar and they lost. तो उसने साउथ में डेक्कन में सिर्फ अहमदनगर का कुछ भाग कैप्चर किया है. दिस वे अकबर कुड रूल. बंगाल वगैरह, असम, ये सब एरिया अकबर का कंट्रोल, गुजरात वगैरह उसके पास है. इधर कांधार हुआ करता है. कांधार भी जो ईरान के पास चला गया था वो भी उसने रिकवर कर लिया है. दिस वे अकबर डिड नॉट रूल ओवर द होल ऑफ इंडिया बट स्टिल ही रूल्ड अ साइजेबल पार्ट ऑफ इंडिया. उसने 1595 में कांधार भी कैप्चर कर लिया है.
and had a very very powerful and big empire. 1605 में उसकी डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद एम्परर बनता है उसका बेटा जहांगीर. आफ्टर अकबर्स डेथ his son Salim became Mughal emperor. Jahangir became Salim. Jahangir became Salim नहीं, Salim became Jahangir. So he was there. जहांगीर ने वध करवाया है, कैपिटल पनिशमेंट दिया है गुरु अर्जुन देव को, फिफ्थ गुरु ऑफ सिखिज्म. फिफ्थ गुरु ऑफ सिखिज्म, सिखिज्म के 5वें गुरु का वो वध करवा देता है क्योंकि उन्होंने एक विद्रोही को शेल्टर दिया है. सिखों के 5वें गुरु जिन्होंने मारकर जवाब देते जा रहे हैं. बिल्कुल भी राजी नहीं है. गुरु अर्जुन देव ने सिखों की होली बुक आदि ग्रंथ को कंपाइल किया है एंड कंस्ट्रक्टेड हरिमंदिर साहिब और द गोल्डन टेम्पल. गुरु अर्जुन देव इससे पहले सिखों की जो गुरुओं की वाणी है, होली बुक है, कंपाइलेशन किया है होली बुक का, और उन्होंने गोल्डन टेम्पल हरिमंदिर या हरमंदिर साहिब को बनवाया है. हरिमंदिर साहिब की जो लैंड है, गोल्डन टेम्पल की लैंड है, अर्लियर डोनेटेड बाई अकबर. तीसरे गुरु रामदास के समय, जिस इनसे पहले गुरु थे, चौथे गुरु रामदास के समय ये लैंड डोनेट की गई थी अकबर द्वारा. इसी पर जो टेम्पल बनवाया था वो बनवाना शुरू किया था गुरु अर्जुन देव ने. ये पहले के डेवलपमेंट हैं. और गुरु अर्जुन देव का वध करवा देता है जहांगीर क्योंकि उन्होंने एक विद्रोही को शेल्टर दिया है, एक रिबेल प्रिंस को शेल्टर दिया है. यहीं से मुग़लों की और सिखों की एक मिलिट्री राइवलरी शुरू हो जाएगी. तो जहांगीर ने ये करवाया है. कुछ इन्हीं दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन हॉकिंस जहांगीर की कोर्ट में पहुंचा है ट्रेड के अधिकार मांगने के लिए. पुर्तगालियों को अधिकार दिए गए हैं, हमको भी व्यापार के अधिकार दिए जाएं. तो कैप्टन हॉकिंस कंपनी की तरफ से 1608 में आगरा पहुंचा है और उसने अधिकार लेने की कोशिश की है. बहुत यू कैन से अभी कोई ख़ास अधिकार नहीं दिए जा सके हैं. तो फिर अंग्रेज़ों ने सीधे ही पुर्तगालियों पे हमला किया है, स्वाली का युद्ध हुआ है और वह सूरत कैप्चर कर लेते हैं. तो शुरुआत में कोशिश करते हैं बट कोई साफ अधिकार नहीं मिल पाते हैं. उधर जहांगीर का एक रूप ये भी है कि उसने न्याय की जंजीर आगरा फोर्ट, मुग़लों की कैपिटल आगरा थी, दिल्ली नहीं थी. शाहजहां रूल्ड फ्रॉम दिल्ली
फॉर सर्टेन ईयर्स, अदरवाइज मोर और लेस इट वॉज आगरा। उसने आगरा फोर्ट के बाहर एक न्याय की जंजीर लगवाई है, कभी भी कोई भी इमरजेंसी के समय न्याय मांगने आ सकता है। चेन ऑफ जस्टिस, विच मुगल एम्परर वॉज जस्टिस माइंडेड। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर। एनी इमरजेंसी, एनी सिचुएशन, एनीबडी कैन कम, ही हैज़ टू स्ट्रेच दिस चेन एंड दिस चेन इज़ कनेक्टेड टू ए बेल। इफ़ दिस बेल रिंग्स, एम्परर का समझ ही जाएंगे कुछ इमरजेंसी है एंड ही विल अपीयर। तो ये जो तरीका था न्याय देने का, ये कहलाता था न्याय की जंजीर। जंजीर अदल, अदल माने होता है इंसाफ, न्याय। जहांगीर के समय जो एम्प्रेस थी वो नूर जहाँ वॉज एम्प्रेस इन द टाइम ऑफ जहांगीर। द ओनली इम्पॉर्टेंट मुगल एम्प्रेस हु कुड हैव सम नेम इन हिस्ट्री वॉज नूर जहाँ। शी रूल्ड अलोंगसाइड जहांगीर, कहा जाता है इट वॉज नूर जहाँ हु वॉज वेरी वेरी पावरफुल। तो शी वॉज एम्प्रेस ऑफ जहांगीर, नूर जहाँ। सो जहांगीर वॉज देयर। वो अहमदनगर को, वही अकबर की एम्पायर कंटेन कर ले जाएगा। राजपूतों से उसका फिर जो राजा अमर सिंह हैं, राणा प्रताप के बाद के जो राजा हैं मेवाड़ के, उनसे उसकी पैचअप हो जाता है। उसके बाद फिर ये लड़ाई नहीं होती है। तो जहांगीर कल्चर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आगे चल के हो जाएगा और 1527 में जहांगीर की डेथ हो जाती है। जहांगीर का बेटा है खुर्रम और खुर्रम बन जाता है शाहजहाँ। तो चलिए आज यहीं रोक देते हैं, है ना। मार्कर नहीं काम कर रहे हैं, देखते हैं कुछ मार्कर के लिए। तो इसको रिवाइज करिए। ज़्यादा हो नहीं पाया आज, थोड़ा सा ही हुआ है, बट देयर इज़ ए प्रॉब्लम। ठीक, जल्दी इसे ख़त्म कर देंगे मेडिवल इंडिया को भी। फिर क्वेश्चंस पे भी काम करेंगे आपके लिए। ज्योग्राफी के लेक्चर्स तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन ज्योग्राफी के नोट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। वो बहुत सीनियर टीचर के नोट्स हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं। वो यूज़फुल नोट्स हैं, उनको आप करिए, उससे बात बनेगी। ठीक है। और हिस्ट्री एंड पॉलिटी के नोट्स मैंने अपलोड कर ही दिए हैं और क्लासेस वगैरह है ही। ठीक, तो इसको आप रिवाइज़ करिए। और चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।